काठमांडू की हवाओं में आग, हर चौराहे पर गुस्से का राग। फेसबुक यूट्यूब बैन की मार, बनी सरकार की सबसे बड़ी हार। कहते हैं कि आग वहीं लगती है जहां चिंगारी छिपी होती है। नेपाल की सियासत में भी कुछ वैसा ही हुआ है। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर भड़की जनता की नाराजगी देखते देखते हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गई और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन अब ओली के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया ही असली वजह थी या ये बस एक बहाना बना उस सरकार को गिराने का जो पहले से ही अविश्वास और असंतोष की आग में घिरी हुई थी। पीएम ओली ने हिंसक प्रदर्शन के बीच पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार से प्रदर्शनकारी और विपक्षी नेता उनके पद की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ओली 1 साल और 2 महीने ही अपने पद पर रह सके। वे 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार पीएम बने थे। Yeah, we are very happy about that. It is very nice for our country. I think that develop our country. जिद की दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, जनता की बगावत उसे गिरा देती है और आखिरकार वही हुआ। नेपाल के पीएम ओली का आत्मविश्वास टूटा, सत्ता का ताज उनके सिर से उतर गया और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन इस्तीफे के इस ऐलान के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां की जनता अपनी ही सरकार से इतनी नाराज क्यों है? क्या सोशल मीडिया के बहाने असली मकसद सरकार को गिराना था? And it's totally unexpected. But obviously, you know, this social media ban on 26 apps, that was just a trigger. That was literally the last straw on the camel's back. Because that means there was discontent and dissatisfaction that was within the people, particularly as far as the youth is concerned, Gen Z, as you said, and you know, as it is being called, the Gen Z revolution. So there was huge discontent, there was oppression, and the government had completely lost the confidence of the people. इन सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस बवाल के पीछे का कारण जान लेते हैं। नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। फेसबुक, यूट्यूब ने रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया। प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। काठमांडू में सोमवार रात 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने संसद की इमारत के गेट नंबर 2 के पास आग लगा दी थी। काठमांडू में जेन जी प्रोटेस्ट के उग्र होने के बाद नेपाली सेना की तैनाती के आदेश दिए गए। नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया से बैन हटा दिया। नेपाल की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स, जो पहले ट्विटर था, उसको बहाल करने की मांग तो की, लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ इंटरनेट बंदी तक सीमित नहीं था। महीनों से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकार की हठधर्मिता ने जनता के दिलों में ज्वालामुखी भर रखा था और सोशल मीडिया बैन ने उस ज्वालामुखी को पटने का बहाना दे दिया। यही वजह है कि जब सरकार ने दबाव में आकर बैन हटा भी लिया, तब भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नेपाल सरकार ने युवाओं के भारी विरोध के बाद सोमवार देर रात सोशल मीडिया से बैन तो हटा दिया, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब सवाल है कि इतने बड़े आंदोलन के पीछे का चेहरा कौन है, जिसके एक इशारे पर सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा? तो वो शख्स है 36 साल का नौजवान सुदन गुरुङ, जिसने नेपाली युवाओं के गुस्से को आंदोलन में बदल दिया। सुदन गुरुङ हामी नेपाल नाम के एनजीओ का संस्थापक है। सुदन गुरुङ ने युवाओं के गुस्से को पहचान कर प्लेटफॉर्म दिया। पूरे नेपाल में इसको अलग अलग नेटवर्क के जरिए आंदोलन को पहुंचाया। सुदन गुरुङ अपने आप को एक गैर लाभकारी संगठन बताता है। एनजीओ के सोशल मीडिया पर 36 वर्षीय गुरुङ को एक एक्टिविस्ट बताया गया है। सुदन गुरुङ की अगुवाई में 8 सितंबर को जेनजेड के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा इस कदर जो नेपाल के इतिहास में शायद पहली बार भी हो।
नेपाल की शांत वादियों में क्रांति की लहर दौड़ने लगी, जिसका असर नेपाल की सियासत पर भी हुआ। नेपाल में जेन जी प्रदर्शनों के बाद सियासी संकट भी गहराया। जैसे जैसे आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी, सड़कों पर भीड़ बेकाबू होती गई, पुलिस बैरिकेड टूट गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हालात इतने बिगड़े कि ऊर्जा मंत्री का घर जला दिया गया और राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी कब्जा कर लिया गया। सरकार के एक फैसले के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन में पीएम ओली के इस्तीफे के साथ साथ ओली के मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा सामने आने लगा। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल पुलिस की फायरिंग में 20 लोगों की मौत हो गई है। हिंसक आंदोलन में 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जहां धुआं उठता है वहां आग भी जरूर होती है और नेपाल की राजनीति में उठे इस धुएं ने आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गद्दी छीन ली। सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन जनता की आज़ादी पर ताला साबित हुआ और इसी ताले ने सरकार के ताबूत की आखिरी कील ठोक दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में मामला सिर्फ इंटरनेट का नहीं बल्कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सवाल का भी था। नेपाल में हुए हिंसक विरोध को देखते हुए भारत में नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिए, लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानूनी व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। तो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है, उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। पर्याप्त सतर्कता और पुलिस फोर्स हम लोगों ने लगा रखी। किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक इनपुट व्यवस्था को लेकर नहीं है, फिर भी पर्याप्त सतर्कता हम लोग के द्वारा रखी जा रही है और किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे जिले में नहीं है। नेपाल हमेशा से राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरता रहा है। कभी राजतंत्र से लोकतंत्र का सफर, कभी संविधान निर्माण की जद्दोजहद, तो कभी पार्टियों के बीच सत्ता की खींचतान। केपी शर्मा ओली ने खुद को मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश तो की थी, लेकिन जिस फैसले से उनकी पकड़ और मजबूत होनी थी वही फैसला उनके पतन की वजह बन गई। बैन हटाने के बाद भी नेपाल का ये प्रदर्शन साफ करता है कि सोशल मीडिया यहाँ सिर्फ चिंगारी थी, आग तो पहले से ही लगी हुई थी। असली वजह थी जनता का टूटा हुआ भरोसा, जमीनी मुद्दों की अनदेखी और सत्ता का अहंकार। अब ओली का जाना इस बात का सबूत है कि जब जनता सड़कों पर उतर आती है तो सबसे मजबूत दिखने वाली सरकार भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है।